और आइए बात करते हैं संसद की 20 बैठकें और 105 घंटे के काम के बाद और बहुत सारे शोर शराबे के बाद आखिरकार आज संसद के शीत सत्र का समापन हुआ। ये शीत सत्र कई बातों के लिए तो याद किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल प्रेजेंट हुआ, संविधान पर चर्चा हुई, संविधान के 75 ग्लोरियस वर्षों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन उस चर्चा के बीच एक ऐसा विवाद आकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खड़ा हो गया जिसके केंद्र में अंबेडकर थे। उनका अपमान का आरोप था और इन सबसे अलग प्रियंका गांधी, जिनका संसद के शीत सत्र में डेब्यू हुआ एक सांसद के रूप में, हर दिन वो एक नए अंदाज में सामने आई जिसमें मास्क से लेकर बैग तक, बैग और झोले इस तरह के थे जिसमें सरकार को घेरने वाले नारे लिखे थे। अडानी मामले को लेकर सरकार को घेरा गया, लेकिन उस मसले को लेकर चर्चा सदन में नहीं हो पाई और इंडिया अलायंस जो सरकार को घेरने की कोशिश में था, उसके भीतर खुद जिस तरह के टकराव और अंतर्कलह की स्थिति है वो भी खुलकर सामने आई और अंत होते होते संसद के शीत सत्र के हालात इस स्तर पर पहुंच गए कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई, सांसदों के बीच धक्का मुक्की, मारपीट की खबरें, और इन सब के बीच देश का एक आम आदमी ये सोच रहा है कि आखिर उसके मुद्दे कहां हैं। आखिरी दिन जो एक और दिलचस्प तस्वीर थी जहां पर बीजेपी की उड़ीसा से आने वाली सांसद ने प्रियंका गांधी को 1984 सिख दंगों से हुआ इतिहास बैग के जरिए याद दिलाया, यानी कि उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। और ये तस्वीर काफी चर्चित शीत सत्र में आखिरी दिन, अंतिम दिन रही। तो संसद का शीत सत्र समाप्त हो गया है। 105 घंटे का काम हुआ और जो सदन की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई, नारेबाजी हुई, वो सब आपने टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, अखबारों में पढ़ा ही होगा। लेकिन आज इसी पर एनालिसिस के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हिलाल अहमद जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी इस वक्त मौजूद है। प्रेम कुमार जी, आज शुरुआत में आपके साथ करूंगी। यूजुअली होता है डिबेट्स में हम पहले पॉलिटिकल जो गेस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन आज शुरुआत आपके साथ इसलिए भी कर रही हूँ कि संसद में शीत सत्र में आखिर हुआ क्या है। ये देश एक ऐसे वक्त पर खड़ा है जहां पर अतुल सुभाष जैसा मैटर, जिस पर पूरा देश चर्चा कर रहा है, पूरा देश बात कर रहा है कि गलत केसेस हो रहे हैं क्या, गलत एफआईआर हो रही है क्या, या सिर्फ आपसी मन मुटाव को जो है कानूनी लेवल तक आपने पहुंचा दिया। तो क्या आज की सूरत हाल में संसद में ये नहीं हो रहा? कल के दिन में जो तस्वीरें पूरे देश ने देखी धक्का मुक्की की, उसके बाद मैटर एफआईआर तक पहुंच जाता है। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को भी ये लगेगा कि अरे मैम, आप इस मामले को क्या गंभीरता से नहीं ले रहे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन क्या अपने भीतर सच हम नहीं जानते? ये केसेस किस तरह के केसेस हैं जो हो रहे हैं? प्रेम कुमार जी। जी जी, बहुत शुक्रिया इस डिबेट को रखने के लिए, चर्चा को रखने के लिए। देखिए, पूरा शीतकालीन सत्र बीता, इसमें दो एक महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद की जाएंगी कि सत्र में प्रधानमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करना प्राथमिकता नहीं रखी। दूसरी तमाम बातें प्राथमिकता में रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि सत्र में शामिल होना बहुत जरूरी नहीं है, केवल भाषण देने के लिए वो आए। ये एक बात रही। दूसरा है कि हमेशा उठता है कि सत्र में चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई। तो विषय होना चाहिए। वो पैसा बर्बादी को तो मैं कोई फैक्टर ही नहीं मानता। एक अच्छा बिल पास हो जाए, एक खराब बिल रुक जाए, तो उसके जो फायदे हैं इन पैसों से जो खर्च होते हैं उससे बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए वो पैसे को मैं फैक्टर ही नहीं मानता। लेकिन तीसरी बात जो आप कह रहे थे अभी कि एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है जिसकी चर्चा पूरे देश में है, और उसकी बातें संज्ञान में नहीं ली जा रही, और हमारे देश की संसद में जब सांसद को अभी कुछ चोटें आई हैं तो वो चीजें सामने आई हैं, भर्ती हुए हैं। निश्चित रूप से ये बात दिखी है कि आईसीयू वाले केसेस ये नहीं थे जो सांसद भर्ती हुए। कि आईसीयू खरोंच लग जाए तो आप आईसीयू में चले जाएंगे, तो देश के लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, भर्ती नहीं हो पा रहे, वो सारी चीजें भी एक्सपोज हुई है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपोज हुई है कि सांसद को खरोंच लग जा रहा है तो वो आईसीयू में फोन पे भी बात कर रहे हैं, कैमरे भी हैं, नेता भी जा रहे हैं, 3-4 तरह की तस्वीरें आ रही हैं। सुबह से शाम तक पट्टी सिंगल से लेके मोटी हो जाती है और अगले दिन सुबह में बिल्कुल खत्म हो जाता है नॉर्मल। ये चीजें अविश्वसनीय हैं, लगता है जैसे नेता ढोंग कर रहे हैं। ये बात जनता के सामने आई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, सदन एक ऐसी चीज बन गई है जहां सिर्फ नाटक हो रहे हैं,
जहां सिर्फ बातें दिखाने के लिए की जा रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो गई। ऐसा पहली बार देखा गया जब सत्ता पक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। भाई लगातार कई दिन हुआ, अपोजिशन तो चलने नहीं देता है, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। और सत्ता पक्ष का काम होता है कि बैठ करके कैसे भी सदन को चलाया जाए, अपोजिशन को विश्वास में लिया जाए। इसमें दिक्कत भी आती है, कई दिन भी लगते हैं, हो सकता है महीना भर भी लग जाए, लेकिन कोशिश चलती रहती है। वो कोशिश दिखी नहीं, कोशिश चलती रहने की जो परंपरा है वो दिखी नहीं। भाई तुम भी रोको सदन, हम भी रोकेंगे सदन, सदन नहीं चलेगा कोई बात नहीं है। ये जो है ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति नजर आई है। जब सदन ही नहीं चलेगा तो फिर इतने चुनाव कराने और ये सब करने की जरूरत क्या है? बंद कर दीजिए चुनाव प्रणाली, फिर राष्ट्रपति शासन ही ठीक है। जी। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर प्रेम कुमार जी ने भी उठाया है इस बात पर कि देखिए देश की जनता सब देख रही है और सदन में जो हो रहा है उससे इतनी चीजें एक्सपोज हुई हैं इस बार, जिसे लेकर कल को हमारे जो सांसद जो चुनकर जनता के बीच सदन में पहुंचे हैं उन पर ये प्रश्न चिन्ह तो लगेंगे ही। और शत्रुपा जी, बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि घर के मुखिया के ऊपर जिम्मेदारी भी, उसका रोल बड़ा होता है घर में। और अगर पंचायत को इस देश की चर्चा का वो मंच मान लिया जाए जहां पर सभी परिवार वाले आकर साथ में बैठे थे, तो क्यों नहीं चर्चा करा पाए आप लोग? विपक्ष पर आप कह रहे हैं कि ठीक है वो चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन जो बीते दिन की तस्वीर थी जिस तरह की कि जैसे स्कूल में बच्चे भी शायद नहीं लड़ते होंगे ऐसे, जिस अंदाज में हमने सांसदों को आपस में भिड़ते हुए देखा। ये बात कह दूं कि प्रेम कुमार जी से कि प्रधानमंत्री कब आएंगे या क्या कितने बातें करेंगे वो प्रधानमंत्री ही तय कर सकता है। मैं स्पोक्सपर्सन होने के नाते इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के बारे में मेरे बोलने का औकात नहीं है। बाकी रहा, आप ऑब्वियसली पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट होता है, जिसको इच्छा होता है आप एक्सर्ट्स नहीं, लोकसभा का पूरा लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हो। वहाँ पे एक चीज़, ये पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंट्रोडक्टरी सेशन में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भैया आपको जो जो प्रश्न है ऑन एनी इशू प्लीज़ आप पूछिए और हमें जवाब देने दीजिए, लेकिन पार्लियामेंट चलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का पहले दिन से बोले, सिर्फ ये विंटर सेशन नहीं, पहले दिन से ऐसा रवैया है कि उन लोगों को सिर्फ अदानी या दूसरा कोई इशू, एक या दो इशू से लेके उनको कुछ कहना नहीं है। और उसका क्या है, अदानी का इशू रेज हुआ है अमेरिका में। आपको शायद पता होगा मीनाक्षी जी, माननीय होम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दूसरा नेशन का अंदरूनी इशू में किसका अरेस्ट वारंट आया है, हम यहाँ पे आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आंसर किया है, वहाँ यहाँ आने दीजिए, अमेरिका को चाहने दीजिए, फिर हम प्रश्न करेंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा हो सकता है। लेकिन ये कौवा ने कान लेके गया और कांग्रेस भागे उसके पीछे, हमको भी लेके गए, ये नहीं चलने वाला। हम तो उत्तर देने के लिए खड़ा है, हम तो उत्तर देने के लिए रेडी है, हम तो बोलना चाहते हैं, लेकिन आप इशू तो पूछो, आप सही से पूछो, जवाब मिल जाएगा। आप पूछते नहीं हो, आप सुनते नहीं हो, आपको सिर्फ एक ही इशू सुनना है। आप सोचे, मैं थोड़ा सा पीछे चले जाती हूँ, आप ये वो जो पेंटागन वाला जो फोन का जो वायरस आया था, सो हमने पूछा था पर ठीक है फोन दे दो, या फोन का जो ऐप आया है वो तो बोलता है कि हाँ तो आपका फोन हैक हो गया है, उसको दे दीजिए, आप लीगल एक्शन लीजिए। वो कुछ नहीं करना चाहते हैं कांग्रेस, सिर्फ ये झमेला और एक बैग और ऐसा जो आप दिखा रहे हैं ये सब करना चाहते हैं। नाटकबाजी देश को समझ में आ गया, 60 साल से ये लोग देखे हैं। आप आइए ना, उत्तर रेज कीजिए, हम उत्तर देंगे। सिर्फ शत्रुपा जी जो संसद में मंत्री भी हैं और सांसद भी जो बीजेपी के बैठते हैं, वो भी यही आरोप बार बार कांग्रेस के सांसदों पर, विपक्ष के बाकी नेताओं पर लगा रहे हैं कि आप लोग क्लास के वो बिगड़ैल बच्चे हो गए हैं जिसको ना तो पढ़ना है, ना पेपर देना है, ना टीचर के सामने किसी मॉक टेस्ट में जाना है, लेकिन उसको टीचर को भी खराब बताना है, स्कूल को भी खराब बताना है, क्लास के सिस्टम को भी खराब बताना है। सब खराब है लेकिन प्रेजेंट ही नहीं होना है। मीनाक्षी जी, सारी प्रॉब्लम यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो टीचर बनना चाहती है, वो पढ़े लिखे लोगों को बैठाल करके पढ़ाना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की काबिलियत ये नहीं है कि वो पढ़ा सके।
अभी उनको बहुत कुछ सीखना होगा। जब उनको संसद चलाना नहीं आता है और खुद जो है वो रूलिंग पार्टी होकर के संसद का बहिष्कार करे, जो अपने आप में हैरान कर देने वाली चीज है कि एक रूलिंग पार्टी संसद का बहिष्कार कर रही है और संसद के अंदर अपोजिशन को जाने से रोक रही है, अगर जाना चाहे उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है। ये एक ऐसी नजीर है जो कि आपको सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ये चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, वहां के ऊपर चर्चा का जहां तक प्रश्न उठता है कि अदानी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, वो दूसरे देश में केस हुआ है, उनका अंदरूनी मामला है। ऐसा शत्रुपा जी को पूरी बात नहीं मालूम है कि वो क्राइम इंडिया में कमिट हुआ है। जब भारत सरकार पूरी तरह से आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद करके बैठी हुई है कि हमको इस विषय में ना कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ देखना है, तो फिर हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है कि भारत में किए गए करप्शन को अमेरिका में उजागर किया जा रहा है और उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और हमारी सरकार उस पर चर्चा तक नहीं करना चाहती है। यह अपने आप में निश्चित रूप से हैरान कर देने वाला और परेशान कर देने वाला है कि आपका कमिटमेंट ना तो भारत की तरफ है, ना भारतीय बिजनेसमैन की तरफ है, ना भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ है। आपके सारा का सारा कमिटमेंट एक व्यक्ति केंद्रित है कि उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए, चाहे कितनी ही गड़बड़ियां क्यों ना हो जाए, चाहे उसके खिलाफ कितने ही आरोप क्यों ना लग जाए। जांच कर ली जाए, ये सबके लिए बेहतर होगा। ये भारतीय जो उद्योगपति बाकी है उनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि आज की तारीख में एक व्यक्ति की वजह से जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट घराना है वो अपने आप में कटघरे में खड़ा हो जाता है कि साहब ये लोग कुछ भी करे, इनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना बड़ा धन बल है कि वो पूरे के पूरे जो इलेक्शन है उनको मनूवर कर सकते हैं, जो स्थापित सरकार है उनको तोड़ सकते हैं, उनके एमपी को खरीद सकते हैं, उनके जहाज को जो है वो प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उनके जहाज को जो है वो एमएलएस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके होटल के खर्चे, क्योंकि ये करोड़पति लोग, अरबपति लोग, खरबपति लोग उठा रहे हैं, इसलिए सरकार ने उनकी तरफ से आंख नाक कान सब बंद कर रखा है। ये एक बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है जिससे पूरा कॉर्पोरेट जगत जो है वो आहत होना चाहिए। आप जिसका नाम ले रहे हैं वो पेगासस है। पेगासस नाम का जो एक सॉफ्टवेयर है वो डाल दिया। जी नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। आपका पॉइंट मैंने नोट किया। जी, जो पेगासस की आप बात कर रहे हैं कि वो डाल दिया गया, आप अपना फोन दे दीजिए, हम उसको देख लेंगे। साहब, आपको हम अपना फोन दे दें, आप उसके ना क्या क्या डाल देंगे ये भी तो एक नहीं पता है ना। ऐसा तो नहीं है हमें मत दीजिए, पुलिस को तो दीजिए। मुंबई में हम लोगों ने देखा, ये मुंबई के जो कुछ राइटर्स थे जिनको कि उठा करके बंद कर दिया गया अर्बन नक्सल कह करके, उनके उसमें क्या नाम है, लैपटॉप में बाकायदा मेल आ गए थे जिसके बारे में वो नहीं जानते। पता लगा कि सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए से ये संभव है कि आपके यहाँ एक मेल पोस्ट कर दिया जाएगा जिसके बारे में आप नहीं जानते। आपका पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया। प्रेम कुमार जी, दोनों बिंदु लेकर आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अडानी मुद्दे को लेकर किस तरह संसद में टकराव की स्थिति रही वो सबने देखा। मेरा सवाल आपसे ये है, अडानी इशू, ईवीएम का इशू या वो इश्यूज जिसको कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिकली राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ संसद में रख रहे हैं, वो जहां जा रहे हैं वो इन्हीं विषयों पर बात कर रहे हैं। इवन चर्चा संविधान पर थी तो भी उन्होंने इन्हीं बातों को अपने भाषण में प्रमुखता से शामिल किया। प्रियंका गांधी के भाषण में भी इसका जिक्र था। तो सवाल ये है कि जब अलायंस पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा हमारे लिए मैटर नहीं करता, उमर अब्दुल्ला कह देते हैं कि ईवीएम को लेकर जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, डिंपल यादव का स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, एनसीपी ने भी कह दिया, तो फिर अडानी मुद्दे की रेलेवेंस वर्तमान पॉलिटिक्स में सांसदों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच क्या है आपकी नजर में सर? देखिए, सवाल आपका सिर्फ ईवीएम सर, ये सवाल मेरा प्रेम कुमार जी से सवाल है। अडानी का इशू सिर्फ ईवीएम से जुड़ा हुआ इशू नहीं है। और मैंने 2-3 पॉइंट्स शामिल किए कि इन मुद्दों की क्या रेलेवेंस है जो कांग्रेस पार्टी जिनको हाईलाइट कर रही है। हाँ, इसको हम ऐसे भी देखें कि चलिए, अडानी पर दोनों पक्ष एडमेंट हैं, एक बात करने के लिए और एक नहीं करने के लिए, लेकिन क्या बाकी दूसरे इश्यूज पर भी ऐसी कोई सहमति है? मणिपुर पर क्या हुआ? मणिपुर पर कितना अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा ऑपोजिशन को, तब बात हो सकी। बात ही नहीं हो रही। तो सदन में अगर मणिपुर पर बात नहीं होगी तो मणिपुर क्या देश से बाहर का इशू है? अडानी का तो आपने मसला समझ लिया कि अमेरिका में लगा तो हम उस पर क्यों बात करें, ये बोल दे रहे हैं। लेकिन मणिपुर क्या है, इससे कैसे बचेंगे?
तो ऐसे ही दूसरे किसी भी इश्यू पर जो अपोजिशन लाना चाहता है उस पर बात करने से क्यों बचा जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी दूसरी बात है कि आसन पर भी सवाल उठे हैं। जो स्पीकर या सभापति की कुर्सी है उस पर भी सवाल उठे हैं। और आप जान रहे हैं धनखड़ जी के खिलाफ भी अविश्वास इसके एक रिजोल्यूशन लिया गया कि इनको एक पास करेंगे, अभी हालांकि नहीं हो पाया प्रैक्टिकली, लेकिन वो भी है। तो ये जो सब प्रश्न उठ रहे हैं, आसन पर भी सवाल उठ रहे हैं, केवल सत्ता पक्ष पर ही नहीं उठ रहे। सत्ता पक्ष के लिए कौन कौन खड़ा है उस पर अपोजिशन बेचैन है कि उसको सारे इंस्टीट्यूशंस पर भी सत्ता का प्रभाव दिखता है, आसन पर भी सत्ता के प्रति एक विशेष प्रेम दिखता है। तो ये स्थिति अपोजिशन की है, तो जाए कहां, बोलने भी नहीं दे रहे हैं, आसन भी नहीं बोलने दे रहा है, जुडिशियरी प्रोसेस इतना लंबा है जहां से कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। आज देखिए स्पीकर ने अलाउ जो अनुमति होती है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कहा कि अब आगे पर प्रदर्शन नहीं होगा, रोक लगा दिया उन्होंने। तो क्या यही डिसीजन अंतिम निर्णय होगा कि संसद भवन के परिसर में सांसद अब प्रोटेस्ट ना करें? ये कोई डिसीजन है? ये कोई डिसीजन है कि प्रोटेस्ट नहीं होगा? ये तो डिसीजन है ना जी। ना तो प्रोटेस्ट करने देंगे, ना संसद में चर्चा करने देंगे, ना बोलने देंगे, तो फिर कैसे चर्चा होगी शत्रुपा जी? यही तो सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के नेता भी। जी, मैं यही बोली थी कि ऐसा नहीं है कि हमें अदानी के ऊपर या पेगासस के ऊपर या मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं करना है, हमको करना है। हम ये ऐसा बोल रहे हैं कि अदानी का इशू आप ढंग से लाइए। आप अमेरिका में क्या हुआ है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। का मतलब आप क्या कहीं होता है? कहीं से सॉरी ढंग से लाने का मतलब ढंग से कैसे लाएं? प्रोसीजर है ना, एक प्रोसीजर है पार्लियामेंट में लाने का, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। और माननीय स्वराष्ट्र मंत्री होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इशू नहीं रेज हो रहा है, आप जरूर कोर्ट पे जाइए। जैसे सुषमा जी और अरुण जी, तब उस टाइम में तो कांग्रेस का हालत खराब कर दिया था। अगर हमको बोलना नहीं दिया था ऑपोजिशन जब हम थे, तब हमने कांग्रेस का एकदम सिस्टम बर्बाद कर दिया था। ये लोग तो उतना भी दम नहीं रखते हैं, उन लोगों का पास फैक्ट नहीं हुआ है। मणिपुर का इशू में मैं इतना कह दूं कि बहुत बार एकदम प्रधानमंत्री ने भी कहा है, होम मिनिस्टर ने भी कहा है, वो अभी भी नासूनी एकदम उन्होंने कहा है ये वर्ड कि वहां पे सिचुएशन है खराब। हम जितना हो सके हमसे हम कर रहे हैं और भी करेंगे। अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बताएंगे भी तो क्या बताएंगे। और पेगासस का इशू मैंने ये नहीं कहा है कि हमको फोन दो, हमने बोला था कि अगर आप पूरा सिस्टम का इंक्वायरी तो करना चाहिए। फिर पेगासस का अगर हुआ है तो हमको तो बोलना चाहिए। आज मुद्दा कुछ और है, ठीक है, नहीं इस नहीं बात पे नहीं अटकते नहीं, हैं। मैं पेगासस का उठा था इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं आज के मुद्दा पे मैं इतना बोल दूं कि ये जो फोटो या पोस्टर जो राहुल गांधी जी लाते हैं, वो पोस्टर लाके पूरा समय बर्बाद करके वो खुद का इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो माननीय स्पीकर ने कहा है कि पोस्टर नहीं अलाउ करेंगे। आज फिर आपके सांसद भी तो ले आए ना बैग, फिर तो आप लोग भी फिर वही वो कर तो रहे हैं अलग जो बात कांग्रेस है। पार्टी। नहीं नहीं इसका नहीं, मतलब आपको तो उनका नहीं, स्टाइल पसंद आया, प्रियंका जी का स्टाइल कॉपी कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को नहीं बोलना है अगर तो अच्छा वो नहीं बैग लेके चले आए। प्रियंका जी का स्टाइल कुछ नया स्टाइल इन्वेंट करते हैं। अच्छा, वो मैं बता दूंगी पार्लियामेंटेरियन को कि आपने कहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो इशू है ऐसा है कि देखिए, ये अगर चेयर के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको याद होगा जब संगमा जी स्पीकर थे तब भी ऐसा कांग्रेस का वो तो जब अलायंस का था तब संगमा जी थे, तब भी ऐसा स्पीकर के ऊपर आरोप लगाते थे, धनखड़ जी के ऊपर आरोप लगाते। ये तो कोई ढंग नहीं हुआ ना। आपको जनता नहीं चाहते हैं, वो जनता बता दिया है। आरोप लगा देते हैं, धनखड़ जी पर लगा दिया, सब पे लगा दिया, लेकिन एफआईआर का सामना तो फिर राहुल गांधी जी को भी करना ही है, जो इधर सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है। हिलाल अहमद जी, अब अगर राजनीति ही ये एफआईआर कानूनी जितने मसले हैं इनमें फंसी रहेगी, तो फिर देश के मुद्दों की राजनीति कब होगी? देखिए, जब सरकार मुकदमे ही खेलना है तो सेंटर में यहाँ हो जाएगा, जहां पर आपकी सरकार है वहां उनके ऊपर हो जाएगा। यही चलता रहेगा फिर देश में।
मीनाक्षी जी, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मुंह में संविधान है और बगल में मनुस्मृति। ये जो है ये मुंह से बोलते हैं कि हम जो है वो डेमोक्रेसी में है, लेकिन इनके बगल में जो है वो फासिज्म है पूरी तरह से। ना ये संसद में बोलने देते हैं, ना संसद के बाहर बोलने देते हैं, ना सड़क पे बोलने देते हैं। अगर हम इनके खिलाफ किसी तरह का कोई भी प्रदर्शन करना चाहें तो घरों में ही रोक देते हैं, लोगों को नहीं निकलने देते हैं, और किस बुरी तरह से उसके जो है लाठीचार्ज करके अभी हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में जब हम इनकी सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव करने लगे। आप बताइए अपनी हम बात कहां पर उठाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये बौखलाहट जो है वो पूरी तरह से कि जिस तरह से इन्होंने अंबेडकर जी के जो बेइज्जती की है और जो उनका मखौल उड़ाया है, जो उनकी हंसी उड़ाई है, उससे ये बाहर निकलना चाहते थे। उसको किसी तरह से ये चाहते थे कि इशू बदल जाए, और उसी की वजह से इन्होंने एक ऐसा अपराध किया है जो कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में देखने को नहीं मिलेगा, कि आप सत्ता पक्ष के होकर के सदन नहीं चलने दे रहे, बाहर खड़े हुए धक्का मुक्की कर रहे हैं, लाठी डंडी लेकर के आए हैं, उससे आप मारपीट करते हैं और उसके अंत जाकर के एफआईआर कर देते हैं। अरे भाई वीडियो दिखा दीजिए ना, आप बच थोड़ी पाएंगे इस एफआईआर को करने के बाद। वीडियो तो हर जगह वहां मौजूद रहेगा, वो वीडियो में कैद क्या होएगा, जो कुछ आपने इल्जाम लगाया वो बाहर निकल करके आ जाएगा। लेकिन ये सब ठीक चीजें है। वहां पे होती है जहां पर किसी भी सरकार को थोड़ा बहुत शर्म हया होती है। जब आप शर्म हया को छोड़ देते हैं तो फिर आप कोई भी आरोप किसी के ऊपर किसी भी तरह का लगा देंगे, और अगली मरतबा जब आप इसकी मांग करेंगे तो आपको डांट करके बैठाल दिया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होने नहीं दी जाएगी। अब वीडियो क्लिपिंग, मीनाक्षी जी ये हमारा चैलेंज है, ये वीडियो क्लिपिंग कोई निकाल करके दिखा दे कि क्या हुआ था वहां के पर, नहीं मिलेगी। देखिए और देखिए हिलाल जी, लेकिन सत्ता का चरित्र ये है कि जब पावर हाथ में आती है ना तो शर्म हया के पर्दे छोटे पड़ जाते हैं कई बार। अब सत्ता में चाहे कोई भी हो, है ना, तो ये तो भारत का जो अपना इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें कई बार प्रूव हुआ है। प्रेम कुमार जी, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रही हूँ। सर, अगर देश की संसद और मौजूदा राजनीति, एक तरफ तो देश भर में जो खुदाई का दौर चल रहा है वो उसको एक तरफ करिए, चलिए वो भी एक तस्वीर, एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा वो भी बना हुआ है जिस पर वोट मांगे जा रहे हैं, जिस पर ध्रुवीकरण हो रहा है, सब चीजें चल रही हैं। और उससे अलग जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में अब अगर चर्चा का ग्राउंड ये होगा कि आज पटेल जी का अपमान हो गया, आज नेहरू जी का अपमान हो गया, अब आज अंबेडकर जी का अपमान हो गया, जब हम इन्हीं सब चीजों में उलझे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के उस तबके के बारे में, जिस तबके को एक्चुअली अंबेडकर जी जिसके लिए लड़ रहे थे, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए क्या बदलेगा इस देश में। जो लोग आज की तारीख में उनके रहनुमा बने फिर रहे हैं या जो उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक लड़ाई चल रही है कि मेरे प्रतीक वर्सेस तुम्हारे प्रतीक। और उस लड़ाई में जनता की प्राथमिकता के मुद्दे, मैं कह रही हूँ, शून्य में भी नहीं, महाशून्य में जाते जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। और ये जो अपमान हो रहा है, वास्तव में वर्तमान नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल का, जो आज हमारे देश का नेतृत्व है, पूरा अपोजिशन या सत्ता पक्ष, वो सब आप अपना ही अपमान कर रही हैं। आप मूल मुद्दे पर अगर बहस नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि पूरा सत्ता का दोष दे देते हैं, तब भी अपोजिशन को वो तरीके इजाद करने पड़ेंगे कि कैसे जनता के मुद्दे उठाए जाएं, कैसे जनता के मुद्दे लाए जाएं। जैसे बीते दिनों राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की थी, तो मुझे भी वो एक इनोवेटिव तरीका लगा था, लेकिन अब उससे भी कुछ आगे आपको सोचना होगा। एक इनोवेटिव तरीका ये भी, तस्वीरें भी लगी जो आप दिखा रही हैं कि किसी संसद में बात करने नहीं दे रही है तो संसद के बाहर कर रही, अब वहां भी रेस्ट्रिक्शन आ गया, तो अब क्या करें। हमें तो लग रहा है संघर्ष करने वाली की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो संघर्ष और शिद्दत से करे, क्योंकि सत्ता पक्ष तो आपने सही कहा कि जो भी सत्ता में होता है वो निरंकुश होने के तौर तरीके ज्यादा अपनाने लगता है। प्रतिमान सबकी नाक ऊंची है, किसी की नाक छोटी है ही नहीं। कोई अंबेडकर जी के पीछे छुप रहा है, कोई सावरकर जी के पीछे छुप रहा है, कोई सावरकर को टारगेट कर रहा है, कोई अंबेडकर जी को टारगेट कर रहा है। इस तरीके से चीजें चल रही हैं, लेकिन इसमें अम्बेडकर को कोई मूल टारगेट मुद्दा नहीं जो है गायब है। देखिए सैद्धांतिक लड़ाई भी है इसमें छुपी हुई। बीजेपी की प्रवक्ता जी असहमत हो रही हैं, मैं उन असहमति को अगर थोड़ा जुबान दूं तो वो सैद्धांतिक लड़ाई भी है, उससे वो पीछे नहीं हट सकते। जैसे कोई सावरकर के प्रति
आस्था रखता है या विरोध रखता है, अंबेडकर जी के प्रति कोई आस्था रखता है, विरोध रखता है, तो वो सैद्धांतिक लड़ाई भी है। लेकिन क्या सैद्धांतिक लड़ाई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नेस्तनाबूद करने के लिए उपयोग होगी, सदन में बहस नहीं देने के लिए उपयोग में आएंगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। उनका उपयोग तो सदन में बात करने के लिए होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट बिल्कुल ये है। बिल्कुल नहीं। और जिस पॉइंट पर सर आपने बात को छोड़ा है, यही बड़ी लकीर भी है कि असहमतियों के बावजूद लोकतंत्र की फिर यही खूबसूरती है कि आप कैसे फिर भी एक मंच पर एक बड़े कॉज के लिए आ सकते हैं, और वो बड़ा कॉज यहाँ पर देश की जनता है, जिसके लिए संसद जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, जिसके प्रति जिम्मेदार है। अफसोस कि शायद उस जिम्मेदारी का एहसास कुछ कम सांसदों के भीतर हो गया है। बहरहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद, और अपना समय देने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू जी सो मच। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया।